3 लाभ हो गए। बोलो। देव शास्त्र गुरु के धर्म के संबंध में देव शास्त्र गुरु और धर्म, इनका विशिष्ट ज्ञान होने के कारण आस्था दृढ़ होती है। बोलो वर्धमान। कल गायब हो गए तो गायब ही हो गए। फिर से बोलो। इसके पहले भी कुछ बताया था ना। बुद्धि सूक्ष्म होती है। देखो ये अलग लाभ, बुद्धि सूक्ष्म होती है, ये अलग लाभ है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के संबंध में श्रद्धा निर्मल होती है, ये अलग लाभ है। अलग अलग जितना आपको गिनना बनेगा, जितना समझ में आएगा उतना लाभ अलग अलग गिनना चाहिए। बोलो। गुणस्थान को जानने से हमें अपने गुणस्थान का पता पड़ता है कि हम कौन से गुणस्थान को जानने से अपने गुणस्थान का निर्णय होता है, ज्ञान होता है। बोलो। बहुत बढ़िया। यानी जिनवाणी अहेतु आगम की बात है। इधर विशाल, ये चंचलता मुझे पसंद नहीं, तुम्हारी चंचलता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यानी आगम करणानुयोग अहेतुवाद आगम है, इसका निर्णय भी गुणस्थान के ज्ञान से हो गया। मैं ये कहता हूँ, अभी मैं जो लाभ गिना रहा हूँ उन लाभों का ज्ञान आपको वास्तविक होगा तो कदाचित प्रश्न आएगा तो आप पूरा लिख सकते हो। हाँ विशाल बोलो। तुम्हें कुछ लाभ हो गया है या गप लगने की प्रवृत्ति बढ़ गई? क्या? गप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ गई? ऐसा नहीं हुआ है। गद्दा डला धूप में सूखने के लिए डाला, पानी आ रहा है। कपड़े जाओ कपड़े के लिए जिनको जाना हो तो जा सकते हैं। कपड़े निकालने के लिए जिनको जाना हो तो जा सकते हैं, जल्दी आ जाए। गुणस्थान के ज्ञान से देवशास्त्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के गुणस्थान के ज्ञान से सच्चे देवशास्त्र गुरु के ज्ञान के अलावा हमारा गुणस्थान कौन सा है तथा हमारे परिणामों की क्या दशा है वो उसका पता चलता है। ये तो लाभ बताया गया है, ये कुछ नया लाभ आपने बताया ऐसा नहीं, कुछ नहीं बताया आपने, कुछ बताया ही नहीं। बोलो। नया नया बताना चाहिए। जो लाभ बताया है उसी को बताने में क्या लाभ है? गुणस्थान पढ़ने से हमें ये लाभ हुआ कि गुणस्थान के संबंध में जो अज्ञान था वो दूर हुआ और हमारी जो पकड़ है वह सूक्ष्म हुई गुणस्थान के संदर्भ में। अज्ञान का गुणस्थान के संबंध में अज्ञान का नाश हो गया, ये भी लाभ है। बोलो। भविष्य में होने वाली अशुद्धता और अनिष्ट पर्यायों से बचने की प्रेरणा मिलती है। फिर से बोलो। भविष्य में होने वाली अशुद्धता और अनिष्ट पर्यायों से बचने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया। भविष्य में होने वाले क्या अशुद्धता और अनिष्ट परिणामों से बचने की प्रेरणा मिलती है। बोलो भाई, बोलो बोलो। पहले जो गुणस्थान संबंधी ज्ञान था उससे अधिक अभी जो पहले गलतियाँ होती थी वो गलतियों का सुधार हो गया है। फिर से बोलो। पहले जो गुणस्थान संबंधी ज्ञान था उसमें जो गलतियाँ होती थी वो गलतियों का निराकरण अभी हो रहा है। गलतियों का निराकरण हो गया। हाँ अच्छा है। और बोलो। जो कर्म संबंधी कि कर्म हमें जकड़ते हैं, कर्म के कारण में संसार में है, ऐसी जो मिथ्या मान्यता थी तो उसका निराकरण हुआ है गुरुस्थान समझने से। अच्छा है, कर्म बलवान है, ऐसी जो भ्रांति थी वो भ्रांति निकल गई है। बोलो। गुणस्थान पढ़ने से हमें यह लाभ हुआ कि सच्चे भावलिंगी जो मुनि होते हैं उनका स्वरूप पता पड़ा कि द्रव्यलिंगी क्या है, भावलिंगी क्या है और नट श्रवण क्या है। और यदि अच्छे से समझ लेंगे तो हम जन सामान्य के सामने इसको प्रस्तुत भी कर सकते हैं। अच्छा है। यानी गुरु के संबंध में
निर्णय होने में अनुकूलता हो गई, ये भी बहुत बड़ा लाभ है, सामान्य लाभ नहीं है। और कौन बताएगा? बोलो। गुणस्थान को जानने से किन परिणामों के फल में कौन सा गुणस्थान प्राप्त होता है, किन परिणामों से किस प्रकार के कर्म बनते हैं, उनका आगे कैसा हो जाता है, इसका सही ज्ञान हुआ तो इससे अपने परिणामों की संभालने में तत्पर हो। अच्छा है, गुणस्थान को जानने से किस परिणाम से कौन सा गुणस्थान होता है इसका भी ज्ञान हो गया। पाप से जीव भयभीत होता है और अपने में स्थिर रहने का प्रयास रहता है। अच्छा है, आगे बोलो। कर्ममुक्ति क्षोभ समाधि अवस्थाओं का ज्ञान हो गया। और बोलो। कितने लाभ हो गए? 16 लाभ हो गए। अच्छा, और किसी को लाभ बताने का लोभ है? बोलो अभिषेक। फिर से बोलो। जब मुनिराज गुणस्थान से मतलब छठवें से नीचे गिरते हैं तब शुभ भाव करते हैं, उससे शुभ भाव को धर्म नहीं मानते और शुद्ध भाव करने से ही ध्यान कहा गया है और उसी को ही धर्म कहा गया है निश्चय से। अच्छा है, शुद्ध भाव को ही धर्म कहा गया है, शुभ भाव को धर्म नहीं बताया, ऐसा ज्ञान हो गया। बहुत बढ़िया। अपना उपयोग इधर उधर भटकने की अपेक्षा गुणस्थान के ज्ञान में संलग्न करने की प्रेरणा मिलती है। अब देखता हूँ इतना लाभ हम यहाँ बोल रहे हैं और लिखने में आप कितना लिखते हो इसका मुझे निर्णय हो जाएगा, यदि प्रश्न आ जाए तो। शुभ भाव धर्म है, ये भ्रांति नष्ट हो जाती है। बोलो। गुणस्थान पढ़ने से नित्य नवीन नवीन विषय का ज्ञान होता है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। गुणस्थान पढ़ने से ज्ञान में नवीनता आती है, आनंद भी होता है। बोलो। गुणस्थान पढ़ने से वर्तमान में पुरुषार्थ करने की भावना पुरुषार्थ करने की भावना बलवती बनती है। बोलो। यानी गुणस्थान से शुद्ध भगवान का भी यथार्थ ज्ञान होता है। बोलो। गुणस्थान पढ़ने से सच्चे श्रावकों और मुनि की सच्ची श्रद्धा हुई। सच्चे मुनिराज और श्रावक की भी जानकारी होती है। श्रद्धा जो है ना, एक बात इसमें समझना, श्रावक की श्रद्धा का प्रश्न नहीं है, श्रावक की श्रद्धा होना आवश्यक नहीं है। श्रावक के स्वरूप का ज्ञान तो होता है, श्रद्धा मुनिराज के पदों की होती है। श्रद्धा मुनि पने की होना चाहिए, श्रद्धा श्रावक पने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बोलो। ठीक है, कर्म में जीव का ही अपराध है, कर्म का नहीं है, इसका पता चला। और पीठिका में जो संतुलित चिंतन किया है पंडित जी ने, उसका भी ज्ञान होने के कारण पंडित जी के संबंध में बहुमान भी आता है।
आज तक देखो, बराबर सुनना, आज तक जितना भी साहित्य है हिंदी में लिखा हुआ, उस हिंदी में लिखा हुआ साहित्य में से कहीं भी 4 अवयव का संतुलित कथन कहीं भी नहीं है। फिर से सुनना, पंडित जी ने जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में 4 अवयव का संतुलन और पक्षपात का निराकरण किया है, अन्य कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। वह विषय गुणस्थान की पीठिका में अर्थात सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में आया है। अच्छा, बढ़िया। और क्यों बोलो? गुणस्थान पढ़ने से हमारा जो ज्ञान होता है वह विशेष होता है, जिससे जो कि आत्मा को जानने के लिए हमें विशेष जानना जरूरी है। इसके साथ ही साथ जब गुणस्थान हम पढ़ते हैं तो जब गुणस्थान हम पढ़ते हैं तो हमारे मन की एकाग्रता होती है, और जब एकाग्रता होती है तो यदि हम अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहें तो उसमें हमारे लिए वह सार्थक है, सहायक है। अच्छा है, चिंतन में सूक्ष्मता होती है, उससे आनंद होता है, सहायता होती है। जिनवाणी के संबंध में बहुमान का भाव आता है। बोलो। पीठिका में बताया है कि गुणस्थान है वो स्थूल बुद्धि वालों का विषय नहीं है। गुणस्थान समझने के लिए हमें सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है, और हम गुणस्थान पढ़ रहे हैं, इससे मुझे मालूम चलता है कि हमें अपनी विशेषता का ज्ञान होता है कि हम विशेष हैं। हमें अपने बोलो ना। गुणस्थान पढ़ने से हमें ये ज्ञान होता है कि हम विशेष हैं, विशेष बुद्धि के धारक हैं, हीनता का अभाव होता है। हीनता का भाव होता है, उनको बोलने देना। हीनता का अभाव होता है। अरे हम बुद्धिहीन हैं ऐसा नहीं लगता, हम भी अच्छे बुद्धिमान हैं ऐसा बहुमान का अपने संबंध में हीनता का अभाव होता है और बहुमान उत्पन्न होता है। बोलो। गुणस्थान को जानने से पता लगता है कि अनादिकाल से मिथ्यात्व गुणस्थान में है, और ठीक है, सबको सुनाई देता था। अनादिकाल से मिथ्यात्व गुणस्थान में है, और अनंत से जो वर्तमान में सिद्ध पर्याय में है, वे भी पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में थे, और उन्होंने पुरुषार्थ से समस्त गुणस्थानों को पार करके गुणस्थानातीत सिद्धावस्था प्राप्त की। तो इससे हमें भी उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिली। बहुत बढ़िया, शुद्ध भगवान बनने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा है, जो शुद्ध बने हैं वे गुणस्थान के अतीत बनकर ही सिद्ध हो गए हैं। बोलो। जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है चरणानियों का पक्षपाती, वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक आंसर है। वो हमें अपने अध्ययन में निरंतर प्रवीण होने की प्रेरणा देता है। उसमें जो पंडित जी साहब ने वर्णन किया है उसके माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना ज्ञान अभ्यास के चाहे व्रत आदि अंगीकार कर लिए जाए तब कर लिया जाए, सब निरर्थक है। यदि हम उनके जीवादि के विशेष गुणों को नहीं जानेंगे तो कितना ही व्रत हो जाए सब निरर्थक हैं। इस तरह से हमारे लिए जितने भी ग्रंथ हैं और उनके अध्ययन करने की हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया, अच्छा है, बोलो। गुणस्थान में पीठिका में बताया गया है जो सम्यक दर्शन होता है वह जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से होता है। यदि सम्यक दर्शन इसके जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना होगा तो वह आकाश में फूल के समान है। जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। गुणस्थान को जानने से औपसमिक सम्यक्ति की प्रक्रिया ख्याल में आई। अच्छा है, फिर से बता दो पूरा, प्रारंभ का विषय समझ में नहीं आया। भय करने की बात नहीं है। जिस प्रकार जो सिद्ध हुए हैं वह भी पहले प्रथम गुणस्थान अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान में थे, और हम भी अभी मिथ्यात्व गुणस्थान में हैं, तो हम भी उन सिद्धों के समान बन सकते हैं, क्योंकि उनमें हमें कुछ फर्क नहीं है। बस हम अभी हमने वो योग्यता को प्रकट नहीं किया है। अच्छा, बोलो। गुणस्थान के ज्ञान से सबसे बड़ा लाभ यह है कि उससे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है और अपने अंशों में और सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट होती है। अच्छा, बोलो अभिषेक।
गुणस्थान जानने से कैसे की मान्यता होती है? बोलो। अच्छा है, यानी वृत्ति श्रावक का ज्ञान हो गया और मुंडाज का गुणस्थान कहाँ से प्रारंभ होता है इसका भी निर्णय हो गया। हाँ भाई, अब बहुत कुछ हो गया, आप अपने मन चिंतन के द्वारा भी इसका उत्तर दे सकते हो। मैंने इसमें 2-4 बातें लिखी है, यानी पहले दिन मैं आपको बता पाऊँ नहीं बता पाऊँ इसलिए कुछ सूचनाएं हैं, यानी मुझे बताने में खेद होता है। जब जब मैं परीक्षा लेता हूँ उस समय विद्यार्थी पेपर लिखने में उतने होशियार है ऐसा मुझे ख्याल में नहीं आया। अनेक वर्षों से क्या करते हैं, अनावश्यक ऊपर जगह छोड़ते हैं, अनावश्यक नीचे जगह छोड़ते हैं, और यहाँ चालू किए तो यहाँ ऐसा तिरछा जाता है, मार्जिन ठीक नहीं छोड़ते, प्रश्न व्यवस्थित नहीं लिखते। मैं चाहता हूँ कोई भी कागज़, कोई भी पेज इधर, कोई भी पेज ऊपर का कुछ भाग छोड़ा है, नीचे अनावश्यक भाग छोड़ा है, ऐसा विद्यार्थी मिले तो मैं उसके नंबर काटूंगा। यानी यदि 2-3 लाइन ही रहे तो वहाँ से आप नया प्रश्न तैयार मत करो, नया प्रश्न मत लिखो, लेकिन 7-8 लाइन है तो उस पेज को छोड़ करके आगे लिखना ये समझदार का काम नहीं है। 2 लाइन ही रहे तो आप उस पेज को छोड़ सकते हो, अन्यथा छोड़ना नहीं। और ऊपर से भी पहले लाइन से ही लिखना, लाल लाइन भी छोड़ने के लिए किया है ऐसा नहीं है, और मार्जिन भी व्यवस्थित चाहिए। व्यवस्थित मार्जिन न हो तो लिखने वाले की बुद्धि व्यवस्थित नहीं है ऐसा निर्णय होता है। इसलिए काटा पीटी नहीं करे, मार्जिन छोड़े, पेज की जगह पेज पे जगह नहीं छोड़े। और लिखा है प्रश्न क्रमांक स्पष्ट लिखे। अनेक विद्यार्थी प्रश्न क्रमांक भी स्पष्ट नहीं लिखते, यानी ऐसा लिखते हैं कि पता नहीं चलता कौन से प्रश्न का उत्तर चल रहा है। यानी मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, खेद भी होता है, यहाँ तक आप पढ़ते आए, अभी आपको उत्तर कैसा लिखना, उत्तर पत्रिका कैसी बढ़िया रहे, या आपको ज्ञान न हो तो ये ठीक नहीं है। व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए, यानी व्यवस्थित ज्ञान न हो, व्यवस्थित नहीं लिखोगे तो भविष्य में आप ऑफिसर बनोगे, बड़ा आदमी बनोगे, तो ऐसा कुछ भी लिखोगे, कैसा भी लिखोगे तो शुभता नहीं है। इसलिए मैंने 4 सूचनाएं दी है। काटा पीटी न करे, पृष्ठ के ऊपर नीचे अनावश्यक स्थान न छोड़े, व्यवस्थित मार्जिन छोड़े, प्रश्न क्रमांक स्पष्ट लिखे। यानी कभी कभी 4 क्या है, 4 नंबर अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, लेकिन वो स्पष्ट तो हो। अस्पष्ट न हो तो हम कहाँ से ढूंढे, और इतना अनावश्यक टेंशन परीक्षक क्यों लेगा। आपका बिल्कुल नंबर स्पष्ट चाहिए, प्रश्न नंबर ये फलाना है। और समझ लो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ऐसा लिखा। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे चतुर होते हैं, मात्र रिक्त स्थान में जो शब्द लिखना है वही शब्द लिखते हैं, आगे पीछे वाक्य लिखते ही नहीं। ऐसा लिखोगे तो मैं तो नंबर नहीं दूंगा। मैंने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ये प्रश्न डाला है, यानी पूरा वाक्य आपको लिखना चाहिए। और रिक्त स्थान के लिए हमने कहा 10 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो उसके लिए 10 वाक्य आवश्यक नहीं है, 10 रिक्त स्थान आवश्यक है। फिर से मैंने इसमें रिक्त स्थान
रिक्त स्थान में योग्य शब्द का उपयोग करे, अथवा शब्द वहाँ ऐसा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आगे पीछे जो लिखा है वह भी लिखना चाहिए। मात्र और वहाँ 1, 2, 3 ऐसे अंक हो, उन अंकों को भी वहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। और समझ लो हमने कहा परिभाषाएं 6 लिखी, तो आप अनावश्यक यदि परिभाषा लिखते हो ज़्यादा तो वो भी अपात्रता है, आपको नहीं लिखना। आपको अधिक परिभाषाएं आती है, इसका हमें प्रमोद है, आनंद है, बहुमान है। कौन है ये? क्यों ऐसा बैठा है? मोबाइल है क्या हाथ में? तो ऐसा क्यों बैठा है? कितने बार कहा तुम लोगों से नीचे मुंडी करके नहीं बैठना है? सामान्य बात कैसे समझ में नहीं आती? ये अच्छा नहीं लगता हमें। जो हमारा कथन करने का क्रम भी टूटता है इस कारण से। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हाँ भाई, आज के लिए क्या तैयारी करने के लिए कहा था मैंने? कल क्या तैयारी करने के लिए कहा था? कौन सा पुराना विषय? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी मैं रिक्त स्थान के संबंध में जो मैटर है वो पढ़ता हूँ, उत्तर कुछ नहीं दूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। यानी कदाचित ये भी हो सकता है जो नहीं आया ऐसे विषय को भी मैं यहाँ पढ़ के सुनाऊँगा, और जो आया है वो भी सुना सकता हूँ। लेकिन आपको आता है नहीं आता है ये मुझे देखना है। चारित्र मुनि के डैश भेद है, चारित्र मुनि के डैश भेद है। कौन क्या भरेगा? चारित्र मुनि के डैश भेद है, बोलो। 25 भेद है। बैठिए। दर्शन मुनि अनादिकाल से 3 है, 2 है या 1 है? अनादिकाल से दर्शन मुनि 3 है, 2 है या 1 है? और जो है उसका नाम लिखिए। अच्छा, बोलो। अनादिकाल से 3 है, तो मैं बोल रहा हूँ अनादिकाल से कितने हैं? ऐसा नहीं हो गए। अनादिकाल से कितने हैं? क्या नाम है उसका? और भेद होते तो कितने होते हैं? कौन कौन से? बैठिए, बराबर आना चाहिए। आना, हाँ बोलो। ऐसा है, आपको यदि शंका हो तो मुख्य रीति शब्द है, और अधिक विस्तार के साथ जानना चाहो तो 25 है। 2 अथवा 25 ऐसा लिखो। 2 भी लिखो और 25 भी लिखो। मिथ्यात्व गुणस्थान का अभाव देवशास्त्र के भक्ति से होता है, अथवा डैश ध्यान से होता है, अथवा पंच परमेष्टि की आराधना से होता है। तीनों में से क्या लिखोगे? पंच परमेष्टि की भक्ति से होता है, सिद्ध भगवान की ध्यान से होता है, क्या लिखोगे? मिथ्यात्व अनुष्ठान का नाश पंच परमेष्टि की भक्ति से होता है,
सिद्ध भगवान की भक्ति से होता है। क्या लिखोगे? किससे होता है? किससे होता है तो क्या लिखोगे? आत्मा के ध्यान से। आत्मा के ध्यान से। यह अधूरा नहीं है। आत्मा के ध्यान से यह अधूरा उत्तर नहीं है। निज शुद्धात्मा के ध्यान से, निज शुद्धात्मा के ध्यान से अपना बोलना लिखना ऐसा चाहिए कि जिसमें इन तीनों प्रकार का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव कोई भी दोष न रहे, ऐसा उत्तर चाहिए। हाँ भाई, यानी थोड़ा आपको लिखने की प्रश्न किस तरह आ सकते हैं। एक तो आप पक्का जानो, ये जो सम्यक की उत्पत्ति की प्रक्रिया, ये तो प्रश्न आया ही आया है। और उसमें ये भी लिखा है, देखो गुणस्थान विवेचन में जैसा बताया गया है उन्हीं शब्दों में लिखना सर्वोत्तम होगा। यानी प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति, ये प्रकरण आपको पूछा जाएगा और वो लिखते समय गुणस्थान विवेचन में जैसा आया है, जिन शब्दों में आया है उन्हीं शब्दों में लिखना चाहिए। वहाँ गप लगाने का एक शब्द भी आ जाए तो मुझे पता चलेगा इस विद्यार्थी को कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। मैं तो उन्हीं शब्दों में चाहूँगा। ये दूसरा विद्यार्थी कौन है यहाँ का? वो कहाँ गया? अच्छा, देखो आज प्रवचन के लिए नहीं आया, इसलिए ये विषय उसका छूट गया। यानी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कक्षा में न आने के कारण ज्ञान से हानि होती ही है। उसको कोई हानि न माने, वो उनका अज्ञान है। विषयोजना कौन से कर्म की होती है? विषयोजना कौन से कर्म की होती है? निर्णय नहीं तुम्हें? बोलो। तो हाथ पीड़ना उठाते नहीं, जोर से बोलते भी नहीं। इतना ही नहीं बोलना, उत्तर पूर्ण बोलना। अनंतानंद कर्म से होती है। कर्म से होती है। उत्तर सत्य के नज़दीक होने पर भी उत्तर ठीक नहीं है। सत्य के नज़दीक तो है लेकिन पूरा सत्य नहीं है। अब सुनो दूसरे का उत्तर, बोलो। अनंतानंद चौकड़ी बोलो, अस्पष्ट न बोले। मैं ये बोल रहा हूँ विश्वयोजना के संबंध में कौन से कषाय की विश्वयोजना होती है, ये मेरा प्रश्न है। देखो मैं उसका उत्तर देता हूँ। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की विश्वयोजना होती है। कितना स्पष्ट है। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की विश्वयोजना होती है। कषाय बोला, कषाय क्यों नहीं बोला? यानी अधूरा क्यों बोलना? अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की ही विश्वयोजना होती है। बैठो। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की विश्वयोजना किन किन प्रकृतियों में होती है? अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी विश्वयोजना किन किन कषाय नौ कषाय में होती है? देखो मुझे ऐसा उत्तर चाहिए जिस उत्तर का मुझे सुधार करना पड़े, ऐसा उत्तर नहीं चाहिए। मुझे उसमें सुधार करना पड़े ऐसा उत्तर मैं नहीं चाहता। सुधार करना नहीं पड़ेगा ना? बोलो।
ले लो ना हाथ में। 3 कसाय चौकड़ी एवं 9 कसाय अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 4 कसाय, प्रत्याख्यानावरण संबंधी 4 कसाय और संजुलन संबंधी 4 कसाय और 9 कसाय मिथ्यात्व, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद। क्या बोला? मिथ्यात्व, रति, अरति। मिथ्यात्व में विसर्जन होते हैं। मिथ्यात्व, हास्य। मिथ्यात्व का संबंध नहीं वहाँ। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, मिथ्यात्व। फिर से बोलो पूरा। अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 4 कसाय, प्रत्याख्यानावरण संबंधी 4 कसाय और संजुलन संबंधी 4 कसाय। 9 कसाय में हास्य, रति, अरति, शोक, विस्मय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, शोक, भय, जुगुप्सा। शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद। मिथ्यात्व वहाँ कहीं आता है? नहीं, मिथ्यात्व आता ही नहीं। वो तो बैठो, ऐसा स्पष्ट उत्तर चाहिए। यानी जब बोलने में अस्पष्टता हो तो लिखने में भी अस्पष्टता आएगी। क्यों? ज्ञान में स्पष्टता नहीं है। ज्ञान स्पष्ट न हो तो कहीं न कहीं गलती हो जाती है। इसलिए मैं बुद्धिपूर्वक पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, क्षायिक सम्यक्त होने का क्रम किसी को मालूम है? यानी क्षायिक सम्यक्त कौन से डैश पूर्वक होता है? क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति कौन से डैश सम्यक्त पूर्वक होती है? बोलो पीछे। बढ़िया। क्षायिक सम्यक्त पूर्वक ही क्षायिक सम्यक्त होता है, अन्य कोई उपाय नहीं। बैठो। दर्शन मुनि के 3 टुकड़े कब होते हैं? दर्शन मुनि के अर्थात मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कब होते हैं? 3 टुकड़े कब होते हैं? तो किताब खोलने के लिए मना करता हूँ तो भी किताब खोलते हैं, किताब में देखने का प्रयास करते हैं। क्या करें? ऐसा नहीं करें। एक बार बताया किताब नहीं खोलना तो नहीं खोलना, किताब खोल के देख रहा है। तुम्हें पूछने की इच्छा नहीं होती। क्या पूछना तुमसे? जो देख के बताना चाहता है उसे क्या पूछना? बोलो। क्या प्रश्न है? दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े कब होते हैं? कब होते हैं? औपचारिक सम्यक की प्रथम। इतना ज्ञान चाहिए, इतने बार विषय हो गया। औपचारिक सम्यक की प्रथम। इतने बार ये विषय हो गया है, आना चाहिए था। तुम्हें गायक आता है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम गायक है ना? नहीं आता? इसके पहले हो चुका है। बोलो। औपचारिक सम्यक्त की बोलो। प्रथम उत्पत्ति के समय। उत्तर तुम्हारा सही है, वाक्य सही बोलो। पूरा वाक्य बोलो ना। वाक्य पूरा बोलो ना। वाक्य पूरा नहीं हुआ। सही है। शेर जैसा अन्य समय में पुकारते हो और इस समय क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? वाक्य पूरा बोलो। अरे माइक तुम्हारे हाथ में है, उससे क्या सुनते हो? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कब होते हैं? मिथ्यात्व की प्रथम उत्पत्ति के समय
प्रथम उत्पत्ति के समय। सही नहीं है क्या? प्रथमोपम से क्या है? उनसे क्या पूछ रहे हो? ये अच्छा नहीं, ये पागलपन जैसा काम है। क्या है? बैठो, दया आती है, ये अच्छा नहीं है। उनसे क्या पूछते हो, उनके क्या देखते हो? क्या बोलो, अभी बोलो, जो कहना सही था वो बोलो ना, मैं तो सुनने के लिए तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रथमोपम सम्यक की उत्पत्ति के समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़ों का नाश होता है। सही खड़ा नहीं होना बनता। हाँ बोलो। प्रथमोपम सम्यक की उत्पत्ति के समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़ों का पूरा वाक्य नाश होता है। पूरा वाक्य, एक वाक्य पूरा बोलना नहीं आता। बात तो तुम्हारी सही है, वाक्य पूरा करो ना। तुम्हारा कथन सही है, वाक्य पूरा करो। अच्छा सही है क्या? प्रथमोपम संयुक्त की उत्पत्ति के समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़ों का नाश होता है। दया आती है तुम्हारी दया आती है। एक प्रश्न का ठीक उत्तर, हाँ ठीक, क्या टूट जाते हैं। क्या पूरा वाक्य बोलो। टूट जाते। मुझे ये अच्छा नहीं है। पूरा वाक्य बोलो। देखो तुम्हारी भी परीक्षा। बैठो, तुमको हम पढ़ाने में असमर्थ। तुम्हें पढ़ना है, सीखना है, क्या बता रहे हो? बैठो बैठो, तुम्हें पढ़ाने में हम असमर्थ है। तुम्हें पढ़ाने की हमारे पात्रता नहीं है। हम अपनी पात्रता का ज्ञान करते हैं, छोड़ देते हैं। दया के पात्र हो, बोलो। अब बोलोगे? बोलोगे? नहीं, हंसना भी आपका अच्छा नहीं। सही नहीं है, नहीं वास्तविक सही नहीं है। बैठने के लिए कहा नहीं मैंने, तुम बैठने के लिए कहा ही नहीं। अरे एक प्रश्न का छोटा सा उत्तर तुमसे नहीं आता क्या? यानी मैं गलती कर रहा हूँ? बोलो। बैठो, माथा मारने में लाभ नहीं है। लज्जा आती है हमें तुम्हारे अज्ञान को और पद्धति को देखते हुए। दया के पात्र हो, कुछ नहीं। वास्तविक हमें खेद होता है, तुम्हें हंसी आती है। बोलो। थोड़ा सा अभी बदल चाहिए, थोड़ा बदल चाहिए फिर से। थोड़ा फर्क चाहिए। ऐसा चाहिए, फिर से बोलो।
सम्यक की प्रथम उत्पत्ति के समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। इतना सा उत्तर चाहिए था, इतना उत्तर तुमसे नहीं बना। नहीं जी, मैं दे रहा था पहले दे। अच्छी बात है, गलती हमारी होगी। नहीं गलती तो ठीक। नहीं, मुझे कुछ विषयों का वास्तव खेद होता है। मैं कुछ इनको अनावश्यक बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, वास्तव खेद होता है। हाँ? हम क्यों बोले? हम बोले थोड़े हैं, चाहे जितना बोले चाहे जैसा बोले। बैठो। लेकिन ये तुम्हारी पद्धति अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये जीवन की पद्धति अच्छी नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें दया के पात्र समझ करके उपेक्षा बुद्धि से देखते हैं। ठीक है, आज जो प्रश्न पूछना चाहिए था प्रश्न पूछ नहीं पाया मैं। कल क्रम से जो 15 प्रश्न हैं, 15 प्रश्न मैं पूछूंगा। जितने क्रम से हो गए ना, एक के लेकर के 15 तक कल प्रश्न पूछूंगा, 1 से 15 तक। जो बीच के छोड़े हैं उसे छोड़कर 1, 2, 3 ऐसा 15 पूछूंगा। बोल महावीर भगवान की जय हो। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ, सही विद्यार्थी ध्यान दें, आज मयूरवाणी का लाभ मिलेगा आपको रात के 3 बजे। बोलो 24वां भगवान की जय हो।